दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रख्यात। मैं हूं संतोष साक्य। दोस्तों आज मेरे साथ हैं तपेंद्र प्रसाद साक्य जी, जो पूर्व आईएएस हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्यक पार्टी के, जो इस समय सम्यक पार्टी के माध्यम से शोषित समाज जो है उसकी राजनीति पुनः खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। उस राजनीति पर बात भी करते हैं कि उसकी स्थिति पहले क्या थी, किस तरह से शोषित समाज की राजनीति खड़ी हुई और क्या कारण रहे कि वे उस राजनीति का ह्रास भी हो गया। तो इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। पूरी शोषित समाज, शोषित वंचित समाज की जो राजनीति है उसके विषय पर बात करेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ी और कैसे उसका डाउनफॉल आया और आज वो किस स्थिति में और उसका फ्यूचर क्या है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स पर हम सर से बात करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जनप्रख्यात पर। जनप्रख्यात के सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन। तो सर पहला सवाल मेरा यही है कि देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो शोषित वंचित समाज था उसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, किस तरह से उसमें उतार चढ़ाव आया, बदलाव आया, क्या क्या बदलाव आया? देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व वंचित शोषित समाज अपने सामाजिक सम्मान की और जो सदियों से सामाजिक तौर पर प्रताड़ित था उसकी एक समझ पैदा कर रहा था कि कौन सी वो धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थितियां हैं जिससे वह इतने सदियों तक प्रताड़ित रहा, उसको सम्मान नहीं मिला, समता नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, गरीबी में, अशिक्षा में, अभाव में वंचित समाज हमारा सदियों तक रहा। तो उसकी समझ महापुरुषों ने उत्पन्न की और उस पर अध्ययन किया। इसमें महात्मा ज्योतिबा फूले का बहुत बड़ा योगदान है और ऐसे बाद में कई लोग हुए। दक्षिण भारत में पेरियार जी हुए। बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले जी को अपना गुरु मानते हुए उस समझ को बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि बाबा साहब ने तमाम धार्मिक ग्रंथों का, भारत के तमाम ऐतिहासिक, सामाजिक तमाम कारणों का गहन अध्ययन करके और एक विश्व दृष्टि थी। वो अमेरिका में पढ़े थे, लंदन में पढ़े थे और पूरे विश्व का संविधान पढ़े थे, पूरी व्यवस्था पढ़े थे, इतिहास के ज्ञाता थे, अच्छे समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, यानी एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। तो उन्होंने स्वतंत्रता के पहले कौन कौन से कारण थे, कैसे इनकी स्थिति को बदले, इस पर काफ़ी समझा, काफ़ी लोगों को समझाया और प्रभुत मात्रा में लेखन का भी कार्य किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पूना पैक्ट के बाद और राउंड कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रतिनिधित्व अनुसूचित जातियों को राजनीतिक तौर पर मिल गया। बाबा साहब तो चाहते थे कि ये जो अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है राजनीतिक तौर पर, इसका चुनाव सीधे उन्हीं लोगों के बीच से हो। लेकिन इसका सभी लोगों ने अध्ययन किया है, आप लोगों ने भी अध्ययन किया होगा कि विशेष रूप से महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया, आमरण अनशन किया और उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बाबा साहब को ये वापस लेना पड़ा और ये हुआ कि इनको आरक्षण तो मिलेगा, लेकिन यह आरक्षण इस रूप में मिलेगा कि इनका जो चुनाव में जब ये जाएंगे तो इनका चयन सारे लोग मिलकर के करेंगे। यानी जो एक पृथक निर्वाचक मंडल की बात थी वो समाप्त हो गई और संयुक्त निर्वाचक मंडल से वो आएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा दारो मदार, अगुवाई, छिटपुट तमाम आंदोलन भले रहे हों, उसमें समाजवादी आंदोलन भी था, वामपंथी आंदोलन भी था, तमाम लोग शहीद हुए, तमाम लोगों ने तमाम ढंग से विरोध किया, किसान आंदोलन हुआ, आदिवासी आंदोलन हुआ, तमाम तरह के आंदोलन हुए। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस को ही पूरा श्रेय इस देश में गया कि स्वतंत्रता इस देश के
कांग्रेस के कारण मिली, उनके अगुवाई में मिली। और गांधी जी का व्यक्तित्व भी ऐसा था कि पूरे देश में एक मास मूवमेंट उन्होंने पैदा किया। और कांग्रेस का जो स्वरूप पूरे इस आंदोलन के दौरान, उसका जो राजनीतिक स्वरूप या सांगठनिक स्वरूप जो उभरा, तो वो एक लोकतांत्रिक स्वरूप था। लोकतांत्रिक स्वरूप इस रूप में था कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पारसी समाज के भी हुए, हिंदू समाज के भी हुए, मुस्लिम समाज के हुए, हिंदू समाज के विभिन्न जातियों के हुए, उत्तर के हुए, दक्षिण के हुए, पूरब के हुए, पश्चिम के हुए। तो कांग्रेस में किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का, किसी क्षेत्र का, किसी परिवार का, किसी वंश का वर्चस्व न होकर के एक लोकतांत्रिक संगठन होने के कारण पूरे देश में व्यापक तौर पर कांग्रेस एक राजनीतिक ताकत बन गया। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध देश की जनता ने एक ढंग से उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ जब यहाँ से देश को आज़ादी देकर यहाँ से चले गए, तो एक ढंग से जो सत्ता का स्थानांतरण हुआ, आज़ादी कहिए, सत्ता का स्थानांतरण कहिए, तो सत्ता का अंतरण जो है वो उस समय कांग्रेस पार्टी ही थी, उसी को मिल गया। और 1947 से लेकर 1952 तक अंग्रेज़ों जाने के बाद सब कुछ इस देश में खाली था। ब्यूरोक्रेसी खाली थी, जुडिशरी खाली थी, यूनिवर्सिटीज़ खाली थी, राज्यपाल के पद खाली थे, वाइस चांसलर के पद खाली थे, मतलब जो भी पद थे सब खाली ही खाली थे। तो उसमें कांग्रेस के लोगों ने उसमें तैनातियां की। और कांग्रेस का बेस भले मास मूवमेंट से आया हो, लेकिन उसके ज़्यादातर लोग, अगर इस आरक्षण वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए, और आरक्षित वर्ग के लोग भी चुने कहाँ से जाते थे? संयुक्त निर्वाचक मंडल से। और जो निर्वाचक मंडल था वो देश की जनता का मुश्किल से 10% लोग भागीदार थे। उसमें इनकम टैक्स पे ही बड़े बड़े ज़मींदार, राजे महाराजे, इस टाइप के पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग थे। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी चुनी गई, उसमें देश के लगभग 10% लोग ही वोटर थे। तो सारे सामंत, जमींदार, राजे महाराजे, पूंजीपति, उच्च शिक्षित वर्ग के लोग, ये सब कांग्रेस के फाउंडेशन थे। एक ढंग से मूल उनका जो कैडर था इन्हीं लोगों से बना था। तो स्वाभाविक था कि जिनसे उनका कैडर बना था उन्हीं को पूरे देश में वो राजनीतिक लाभ मिल गया। उन्हीं के बीच से बाद में 52 में से चुनाव हुआ तो निरंतर कांग्रेस मेजॉरिटी से जीतती रही, सत्ता में, राज्यों में भी आई, केंद्र में भी आई। और अनुसूचित जाति को आरक्षण के बावजूद, क्योंकि वो संयुक्त निर्वाचक मंडल से आए थे, सामान्य निर्वाचन मंडल से आए थे, तो उनका जो राजनीतिक एक अस्तित्व होना चाहिए वो पूरे देश में उस ढंग से नहीं आया। मंत्री बने, लेकिन मेरे ख्याल से कोई मुख्यमंत्री नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाया, कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं हो पाया। प्रदेशों में छिटपुट भले रहे हों उनको समायोजित करने के लिए। और पिछड़े वर्ग और आदिवासी को तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, छिटपुट राजनीतिक व्यक्तित्वों को छोड़ करके। तो इसका परिणाम ये हुआ कि स्वतंत्रता के बाद से यही सामंतवादी लोग, यही पूंजीवादी लोग, यही मनुवादी लोग, यही राजे महाराजे, जमींदार, सामंत एक ढंग से कांग्रेस पार्टी को चलाते रहे। कांग्रेस का जो चरित्र था वो स्वतंत्रता के आंदोलन से आया, सेकुलर चरित्र था, बाद में सोशलिज्म भी लाया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो वंचित शोषित समाज है, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति के, पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, उनको जो राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई। इसके कारण उनके बीच से असंतोष पैदा हुआ। स्वतंत्रता के पहले तो थोड़े कम थे, स्वतंत्रता के बाद से धीरे धीरे इनमें से एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग भी निकला। तमाम लोग कोई बीए किया, एमए किया, थोड़े लोग ही, मुट्ठी भर लोग किए, लेकिन एक जागरूक तबका उनके बीच से आया। और इन्हीं जागरूक तबकों ने
और कुछ कांग्रेस की जो पूंजीवादी नीतियां थी, जो सभी वर्गों को न ले चल करके सिर्फ चंद लोगों को ले करके राजनीति करने की जो प्रवृत्ति थी, इसके विरुद्ध आक्रोश पैदा हुआ। अब उस आक्रोश के कारण जगह जगह कहीं समाजवादी मूवमेंट के रूप में, कहीं दक्षिण भारत में पेरियार का स्वाभिमान आंदोलन के रूप में, पेरियार साहब ने तो स्वतंत्रता के पहले ही कांग्रेस छोड़ दिया था और स्वाभिमान आंदोलन चलाया, और उन्होंने जो अपनी पार्टी वहाँ बनाई थी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो उससे कई सीटें भी उन्होंने जीती, बाद में चुनाव लड़े, वो वर्चस्व में आए। इधर उत्तर भारत में लोहिया जी, मधु दंडवते और तमाम इस टाइप के जो समाजवादी लोग आए, विशेष रूप से लोहिया जी का इसमें योगदान माना जाएगा 70 के दशक से, कि लोहिया जी ने इस देश में एक समाजवादी मूवमेंट का नेतृत्व किया, और उसमें तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी जुड़े। और इधर वामपंथी भी आंदोलन हमारे देश का था, लेकिन वामपंथी आंदोलन को इस देश की सामाजिक समझ नहीं थी, या ये कहिए कि वो इस देश की सामाजिक वास्तविकता को समझना भी नहीं चाहते थे। तो ज़्यादातर उनका नेतृत्व वामपंथियों का भी उनके दलों में सवर्ण जातियों का था, इसलिए वामपंथ इस देश के दलित पिछड़ों को बहुत ज़्यादा आकर्षित, आदिवासियों को आकर्षित नहीं कर पाया। लेकिन ये जो समाजवादी आंदोलन आया, जिसका लोहिया जैसे लोगों ने नेतृत्व किया, इस समाजवादी आंदोलन ने पिछड़ों की राजनीति को आगे बढ़ाना शुरू किया। और लोहिया का जो पिछड़ा शब्द था, पिछड़ा माने ये ओबीसी नहीं, पिछड़ा माने उनका, उसमें अनुसूचित जाति का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति, माइनॉरिटी का भी व्यक्ति, पिछड़े वर्ग का भी व्यक्ति, और सारे स्त्रियां, चाहे जिस वर्ण, किस जात, किस धर्म की रही हो, सारे स्त्रियों को लोहिया जी ने पिछड़े समाज के अंतर्गत माना। और उन्होंने नारा दिया कि भाई पिछड़ों को 100% भागीदारी, 60% भागीदारी मिलनी चाहिए। तो इस 60% भागीदारी का बहुत अपील किया लोगों को, और जगह जगह बिहार में, उड़ीसा में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में समाजवादी आंदोलन बहुत तेज़ी से पिछड़े समाज के बीच, जैसा कि मैंने कहा, पिछड़े माने ये सारे वंचित शोषित समाज के लोग थे, इनके बीच बहुत पॉपुलर हुआ। और इस पॉपुलरिटी का फ़ायदा ये हुआ कि तमाम पिछड़े और अनुसूचित जाति, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज के बीच से तमाम नेता आए और इस आंदोलन से धीरे धीरे जुड़ते गए। और इस आंदोलन से जुड़ते जुड़ते ये हुआ कि यह आंदोलन मुख्य रूप से कांग्रेस की मनुवादी, सवर्णवादी, सामंतवादी जो राजनीतिक उनका संस्कार था, राजनीतिक सोच था, राजनीतिक जो उनका एक संस्कार था, उसके विरुद्ध, और जो सारे लोगों को भागीदारी उसमें नहीं मिल पाई थी। और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले तो कांग्रेस का भी सांगठनिक चरित्र लोकतांत्रिक था, जैसा मैंने पहले आपको बताया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का सांगठनिक चरित्र भी धीरे धीरे वंशवादी और परिवारवादी हो गया। नेहरू परिवार उसमें हर ढंग से हावी हो गया। तो इस वंशवाद, परिवारवाद के विरुद्ध और कांग्रेस के पूरे मनुवादी, सवर्णवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी पूरे राजनीति के विरुद्ध एक समाजवादी आंदोलन पूरे देश में उभरा। और इस समाजवादी आंदोलन के कारण जगह जगह संवित सरकारें बनी। संवित सरकारों का अर्थ होता संयुक्त विधायक दल, यानी छोटे छोटे तमाम दल बने, और उन दलों के बीच से जब कई दलों के विधायक मिल करके, और बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, कई जगहों पर समाजवादी सरकारें बनी। लेकिन दिक्कत
सबसे बड़ी ये रही कि समाजवादी आंदोलन के बारे में एक बात कही जाती है कि समाजवादियों का मिलना एक संयोग हो सकता है, लेकिन समाजवादियों का बिछुड़ना और उनके बीच मतभेद और बिखराव ये उनके एक समझिए कि उनके जड़ में है, उनके क्या कहेंगे, उनके सोच और राजनीतिक चरित्र में है। तो कोई भी समाजवादी ये जो आंदोलन था पूरे देश में एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं दे पाया, जिसमें पूरे देश में एक पार्टी होती और एक नेता दूसरे के विरुद्ध, एक सरकार बनी उसी में से दूसरे विद्रोह कर दिए, तीसरे पार्टी बना लिए। तो ये शुरू से ही ये आंदोलन ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बिखरता गया। और बाद में उत्तर भारत में कुछ जातियां ऐसी पिछड़ों की थी जो भाई थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई, संख्या बल भी ज़्यादा था, तो उन लोगों ने राजनीति की अगुवाई की। और जब राजनीति की अगुवाई की तो उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई, सरकारें भी बनाई, लेकिन वो आंदोलन धीरे धीरे टुकड़ों में पूरा बिखर गया। और टुकड़ों में बिखरने के कारण ये पूरे देश में कांग्रेस का कोई एक विकल्प नहीं दे पाए। भाई राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को जगह जगह तो इन्होंने हटा दिया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये तभी हटा पाते ना जब राष्ट्रीय चरित्र की, एक राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्वरूप की कोई पार्टी गठित करते। और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी गठित करने के लिए अनुशासन से, एक समन्वय से, एक दूसरे के प्रति मैत्री, एक दूसरे के प्रति समझ, सोच और एक मित्रता भाव से जब आदमी लंबे समय तक एक संगठन में काम करता है और पार्टी का स्वरूप जब लोकतांत्रिक हो, तभी राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टी बन सकती है। लेकिन समाजवादी आंदोलन में ये नितांत अभाव था, यानी ऐसा कोई सामाजिक संगठन भी पूरे देश में नहीं था जो इनको गवर्न करता, कोई सांस्कृतिक नहीं था, कोई अलग से बुद्धिजीवियों का कोई ऐसा पूरा अखिल भारत स्तर पर कोई संगठन नहीं था, और राजनीतिक संगठन इनका अखिल भारत स्तर पर नहीं बन पाया। तो टुकड़ों टुकड़ों में ये आंदोलन धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया, यानी ये क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में हो गया। उड़ीसा का अलग, बीजू पटनायक जी का अलग हो गया, बिहार का अलग, हरियाणा का अलग, महाराष्ट्र का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, उत्तर प्रदेश का अलग। और दक्षिण भारत में जो द्रविड़ का आंदोलन था वो न उत्तर भारत में आ पाया, न उत्तर भारत का आंदोलन दक्षिण भारत में जा पाया। तो ये कुल मिलाकर के इतना बड़ा आंदोलन जो कांग्रेस के विरुद्ध था, कांग्रेस को कमज़ोर तो सब जगह कर दिए और राज्यों में सरकारें भी बना ली, लेकिन ये अखिल भारत स्तर पर कोई विकल्प ये नहीं दे पाए। और बाद में आप देखिए कि सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी बनी, आरजेडी बनी, तमाम पार्टियां बनी, और हरियाणा में लोकदल बना, दक्षिण भारत में डीएमके बना। लेकिन अगर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा, जिन मूल्यों के विरुद्ध आप कांग्रेस से विद्रोह किए, आप कांग्रेस के पूरे राजनीतिक चरित्र को चुनौती दी, वही राजनीतिक चरित्र इन पार्टियों में विकसित हो गया है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वंशवाद, परिवारवाद के विरुद्ध पूरा समाजवादी आंदोलन था। आवाज़ पूरे समाजवादी आंदोलन से निकले जितने नेता हैं, उनकी बनाई हुई पार्टी वो वंशवाद और परिवारवाद, जातिवाद की बीमारी से ग्रस्त है। तो आप जिस बीमारी के इलाज के लिए निकले थे, आप वही बीमारी अपने अंदर पाल लिए। तो पालने के कारण ये आगे नहीं बढ़ा। भाई 84 में मान्यवर काशीराम ने बसपा बनाई, बसपा का भी यही हाल रहा। भाई 84 से आप देखिए तो एक जात के व्यक्ति ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, 32 साल में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कहाँ से पार्टी का आधार विस्तृत होगा। और मान्यवर काशीराम जी के जीवन काल में ही, जैसे लोहिया के जीवन काल में ही उनका समाजवादी आंदोलन बिखर गया, ऐसे मान्यवर काशीराम के समय
बहुजन का भी आंदोलन बिखर गया और 93 से ही 84 में पार्टी बनी और 93 से ही पार्टी में टूटन शुरू हो गई। एक एक आदमी करके निकलते गए। इसका लंबा इतिहास है, आप सब जानते ही हो भाई। सोनेलाल पटेल ने वहीं से निकल करके अपना दल का निर्माण किया 95 में। उस समय तो काशीराम शारीरिक मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ थे, सक्षम भी थे कि इस टूटन को दूर करते, लेकिन टूटन को दूर करने के बजाय उनको इग्नोर किया कि जो यहाँ से निकलेगा वो अस्तित्व विहीन हो जाएगा। तो अस्तित्व विहीन तो व्यक्ति होगा, लेकिन एक बड़े आंदोलन को अगर थोड़ा थोड़ा भी काटा जाए तो वो आंदोलन तो छोटा हो ही जाएगा ना। और आज आप देखिए कि जो पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता में रही हो उसको एक विधायक मिले। इसी ढंग से समाजवादी पार्टी जो 5 साल पूर्ण बहुमत से सत्ता में रही उसके आज कितने विधायक हैं। बिहार में आप देखिए आरजेडी की क्या हालत हुई भाई। इतने बड़े बड़े प्रतिभाशाली नेता चिराग पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह जी, हाँ, चौधरी देवीलाल, शरद पवार, हाँ, और आपके मान्यवर काशीराम, अगर ये सारे लोग मिल करके इस शोषित वंचित समाज को एक लोकतांत्रिक पार्टी दे देते तो शायद आज कांग्रेस का विकल्प यही शोषित वंचित समाज की कोई न कोई पार्टी होती। इसलिए ये आज जो इतना बड़ा जो आंदोलन था, चाहे समाजवादी पार्टी के रूप में आया, चाहे डीएमके के रूप में आया, द्रविड़ियन आंदोलन के रूप में, चाहे बहुजन समाज के आंदोलन में आया, चाहे आदिवासियों का मूवमेंट चला, सब टुकड़ों टुकड़ों में इस ढंग से बिखर गया। 1970 के बाद जो मतलब जो शोषित राजनीति थी उसका जो उदय हुआ, तो आज आप उसे किस स्थिति में पाते हैं? आज उसकी क्या हालत है? आज पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए 70 के दशक से जो समाजवादी आंदोलन और बाद में बहुजन समाज का आंदोलन, ये दोनों बहुत बड़े आंदोलन थे, जैसा मैंने आपको पूरी व्याख्या की। लेकिन कांग्रेस के जिस राजनीतिक मूल्यों के विरुद्ध, मैंने सामंतवाद, पूंजीवाद, वंशवाद, परिवारवाद, तो ये सारे दल इन्हीं 4 बीमारियों से ग्रस्त हो गए। इसमें वंशवाद भी आ गया, परिवार विवाद आ गया। सामंतवाद क्या है? अपने को ही महान समझना, यही सामंतवाद है भाई, दूसरों को कमतर समझना। तो उत्तर भारत की कुछ जातियां राजनीतिक रूप से चलो जागरूक हो गई, संख्या बल भी ज़्यादा था, लेकिन इनको लगा कि जैसे राजनीति की समझ ही हमें है, हम ही ब्रिग बदर हैं, हाँ, हम राजा साहब हो गए हैं लोकतंत्र में, हाँ, और बाकी सब मेरे रियाया हैं राजनीतिक तौर पर, मतलब राजनीतिक रियाया बना दिया उनको, राजनीतिक प्रजा। तो ये लोकतंत्र है ना। अगर बाकी को आप राजनीतिक रियाया बनाएंगे, अपने को राजनीतिक सामंत बनाएंगे, आज खुद नव सामंत बन जाएंगे, खुद वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद फैलाएंगे, तो बाकी लोग आपके साथ कहाँ रहेंगे? तो धीरे धीरे 70 के दशक के बाद से ये शोषित वंचित का जो आंदोलन था, आज उसी वंशवाद, परिवारवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद क्या है भाई? हर आदमी अरबों खरबों कमा करके अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, हैं? और देश में इनकी सरकारें रहीं तो ऐसा तो नहीं लगता कि बड़ा समाजवादी आंदोलन आया हो, शिक्षा में सुधार हो गया हो, सोशलिस्ट एजुकेशन हो गया हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई हों, रोजगार की व्यवस्था हो गई हो, किसानों के लिए खाद बीज पानी की व्यवस्था हुई। छिटपुट उदाहरण दे करके, छिटपुट काम करके, हाँ, कि हमने एक कुतुब मीनार बना लिया, तो कुतुब मीनार बनाने से आप थोड़ी देश के बादशाह हो जाएंगे। अब ये लोकतंत्र है ना। अब सिर्फ एक ताजमहल बनाने से आप शाहजहां नहीं हो जाएंगे। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपको लोक की चिंता करनी पड़ेगी, लोक के कल्याण की चिंता करनी पड़ेगी। और लोक कल्याण का क्या मतलब हुआ भाई? इनको समता मिले, सम्मान मिले, न्याय मिले, इनको शिक्षा मिले, इनको इनकी रोजगार मिले, बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो, बीमार हो जाए तो इनको इलाज मिले, न्याय मिले, समता मिले। तो ये जो लोक का कंसेप्ट था, ये शायद इन लोगों के अंदर नहीं आया। इसलिए 70 के दशक के बाद से धीरे धीरे ये आंदोलन आज करीब करीब मृत पाए है और अखिल भारत स्तर पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है।
कभी कभी प्रयास करते हैं कि हम लोग मिल करके कुछ अखिल भारत स्तर पर चमत्कार कर दें। एक बार इमरजेंसी के बाद चमत्कार का प्रयास किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से अपने बलबूते नहीं। उसमें आज जो पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, उसको सत्ता में भागीदार बनाया गया कि नहीं बनाया गया? और जिनके विरुद्ध आपको लड़ाई लड़ना है, जिन मूल्यों के विरुद्ध आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उन मूल्यों पर राजनीति करने वाले, उनके साथ आप राजनीति करोगे, राजनीतिक भागीदारी करोगे, तो आपको तो धड़ाम कर देंगे ही ना। आपको अपने नीति सिद्धांत कब लागू करने देंगे? तो यही हुआ। और दूसरी बार बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता पार्टी बनी। बोफोर्स में भ्रष्टाचार के नाम पर ये लोग पूरे देश में एक बार हुए, 2 बार हुए, और दोनों बार आप हंस देख लीजिए कि 2 साल सरकार चली, इसके बाद फिर बिखर गई। देखिए, केंद्र की सरकार बिना एक राष्ट्रीय पार्टी के संभव नहीं है। गठबंधनों की राजनीति दबंग जातियों के गठबंधन की राजनीति है। ये मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ। तो गठबंधन की राजनीति अगर चंद दबंग जातियों की राजनीति है, या चंद परिवारवादी, जातिवादी, वंशवादी नेता जो दल बनाए हुए हैं, उनका गठबंधन है कि वो मंत्री हो जाएंगे, उनको विधायक के 4 टिकट मिल जाएंगे, उससे क्या पूरे समाज को भागीदारी मिल जाती है? और जब वो आते हैं सत्ता में तो वही लूट का चरित्र, वही भ्रष्टाचार, वही अन्याय, वही जातिवाद। तो फिर आप कैसे चीज़ों को कर पाएंगे? इस कारण आज ये पूरा आंदोलन बिखर गया है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो शोषित समाज के दल हैं, वो कहते हैं कि हम मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, या पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, या वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस का विकल्प कुछ समय के लिए बने, लेकिन वो केंद्र तक नहीं पहुंच पाए, या उस तरह का विकल्प नहीं बन पाया जैसी उनसे उम्मीद थी। तो इसके मूलभूत कुछ कारण क्या थे, क्यों विकल्प नहीं बन पाए? देखिए, जब ये हुआ कि कांग्रेस के विरुद्ध हर प्रदेश में ये समाजवादी या बहुजन का आंदोलन सरकारें बनने लगी, विशेष रूप से समाजवादी आंदोलन, बहुजन का आंदोलन तो बहुत बाद में आया। तो इन मनवादी ताकतों को ये लगा कि ये तो कांग्रेस को निपटा देंगे, और आज राज्यों में निपटा रहे हैं, कल केंद्र में भी निपटा देंगे। तो बड़े बखूबी से जनसंघ धीरे धीरे ये अपने को कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़ा करना शुरू किया। कांग्रेस के रूप में विकल्प खड़ा करने में इनके लिए वातावरण इस देश का मुफीद मिला। पहला वातावरण तो ये था कि इनके पास आरएसएस जैसा संगठन था, जिसके लगभग 5-6 हज़ार लोग, प्रचारक, बिना किसी लोभ के, बिना किसी अहंकार के, बड़े ही अनुशासन से, विनय से, संस्कार से, समन्वय से वो काम करना सीखे हैं। तो अखिल भारत स्तर पर इनका आरएसएस का संगठन होने से इनको उसका राजनीतिक स्वरूप देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। दूसरे 1952 में जो जनसंघ बना, इसका भी स्वरूप लोकतांत्रिक था। अब जब हम लोकतांत्रिक कहते हैं, तुरंत वंचित समाज के नेता भड़क जाते हैं और उनके दलाल लोग कि साहब आपको तो बीजेपी में लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। अरे जहाँ जो कुछ अच्छी बात है उसको ग्रहण करिए ना, नकल तो करना सीखिए। नकल के लिए भी अकल नहीं है इनके पास, सिर्फ अहंकार बस। तो 1952 से जनसंघ का स्वरूप लोकतांत्रिक रहा। लोकतांत्रिक का स्वरूप का अर्थ हुआ संगठन का कि उनके यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कार्यकाल निर्धारित रहा, और कोई भी आदमी 3 साल कार्यकाल है तो 3 साल से अधिक आजीवन फिर दोबारा नहीं हुआ, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, भले सवर्ण जातियों के ही ज़्यादातर लोग रहे, एक बार बंगारू लक्ष्मण साहब भी हो गए, लेकिन विभिन्न जातियों के लोग, सवर्णों के विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसमें आए। तो धीरे धीरे उनका स्वरूप राष्ट्रीय होता गया, और राष्ट्रीय स्वरूप और आरएसएस का बेस होने और इनके अंदर बिखराव होने से हर जगह कहीं न कहीं जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इनके साथ भागीदार हुई। जब भी संवित सरकारें बनी, चाहे उत्तर प्रदेश में बनी हो, चाहे बिहार में बनी हो, चाहे हरियाणा में बनी हो, ये लोग हर जगह भागीदार रहे। 2 बार बनी,
बीपी सिंह की सरकार बनी और जनता पार्टी की, तब भी ये भागीदार थे। और इनका एक ऑल इंडिया पर स्ट्रक्चर था, आरएसएस का स्ट्रक्चर था, जनसंघ का स्ट्रक्चर था। बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में इन्होंने उसका जनसंघ का नाम बदल करके पूरे देश में राजनीति खड़ा कर दिया। और जो दलित पिछड़ों के बीच ये परिवारवादी, वंशवादी, जातिवादी राजनीति थी, भाई स्वाभाविक है कि मौर्य बिरादरी एक पार्टी बनाए और उसी में से उसके हरदम राष्ट्रीय अध्यक्ष हों और उसी में से उनका वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हरदम जब राज्यों में सरकार आए तो वही हरदम मुख्यमंत्री होंगे। जब आप हरदम मुख्यमंत्री होंगे और आप अपने ही जाति को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो स्वाभाविक है कि अन्य जातियां आपसे असंतुष्ट होंगी। तो अन्य असंतुष्ट जातियां स्वाभाविक रूप से सब बीजेपी के साथ धीरे धीरे जुड़ती गई। और बाकी तो ये सब बकवास है कि मंडल के विरुद्ध कमंडल का आंदोलन चला, धर्मवाद चला, संप्रदायवाद चला और ये धर्म में बह गए, संप्रदाय में बह गए, ये सब चीज़ें फालतू हैं। अगर यही समाजवादी आंदोलन उस समय लोकतांत्रिक रहा होता तो बीजेपी क्यों पनप पाती? यही बहुजन का आंदोलन अगर आज लोकतांत्रिक होता, इस प्रश्न को किया जा सकता है, कोई बुद्धिजीवी जवाब दे दे, अगर ये लोकतांत्रिक होती तो आज क्यों बीजेपी पनपती? तो बीजेपी के पनपने का कारण रहा, एक तो उनके पास आरएसएस का संगठन रहा, दूसरे उनके पास जनसंघ का शुरू से चरित्र सांगठनिक लोकतांत्रिक रहा। बीजेपी भी बना तब भी सांगठनिक चरित्र उनका लोकतांत्रिक रहा। और इसके उलट हम लोगों का न ऑल इंडिया लेवल पर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, न कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था शोषित वंचित समाज का, और न इनके बीच से लोकतांत्रिक पार्टी का कोई प्रयास किया गया। इस कारण बीजेपी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और आज राज्यों में भी और केंद्र में सत्ता में है और ये अपना गठबंधन के जुआड़ में है। और ये जुआड़ कई बार फेल हो चुका है, आगे भी फेल होगा। तो सर आज भी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो शोषित वंचित समाज की, वो अपना सुधार नहीं करना चाहती, तो क्या भविष्य है? ये जो शोषित वंचित राजनीति है, ओबीसी, एससी, एसटी या कमज़ोर वर्ग जिन्हें हम कहते हैं, उनकी राजनीति का क्या भविष्य है? क्योंकि ये लोग तो कोई सुधार नहीं करना चाहते। देखिए, अब ये जो नेता हैं तो स्वार्थग्रस्त हैं, अहंकारग्रस्त हैं और इनके पास इतना पैसा है कि इनके बुद्धि में कुछ घुसेगा नहीं, तो ये तो कभी कोई लोकतांत्रिक पार्टी बनाएगा नहीं। अब शोषित समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक हैं, तमाम और एक्टिविस्ट लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, ये मिल करके सब जब तक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाएंगे, शोषित राजनीति का इस देश में कोई भी भविष्य नहीं है। हाँ, ये कालांतर में कांग्रेस और बीजेपी के साथ अपना गठबंधन करके केंद्र में दोनों की पालकी ढोते रहें और राज्यों में ऐसे ही आते रहें जाते रहें। कभी जुगाड़ हो गया तो हो गए मुख्यमंत्री, साल भर रहे, 6 महीने रहे, फिर आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप देख तो रहे, पूरे देश की यही दशा है। इसलिए जब तक वंचित शोषित समाज के लोग इस देश में एक लोकतांत्रिक दल का विकास नहीं करेंगे, इनका भविष्य, राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। ये अपना एजेंडा नहीं लागू कर पाएंगे। हाँ, ये भागीदारी तो मिल जाएगी हर जात बिरादरी के लोगों को। क्या कांग्रेस में भागीदारी नहीं थी? थी। क्या बीजेपी में भागीदारी नहीं है? है। तो अगर जाति का नेता आपका कैबिनेट मंत्री हो गया और आपका केंद्र में कैबिनेट मंत्री हो गया तो पूरी जाति कैबिनेट मंत्री हो गई, पूरे जात को शिक्षा मिल गई, पूरे जात को रोजगार मिल गया, पूरे जात को न्याय, तब तो कुछ नहीं कहना। लेकिन जो देश के 90% हैं, जैसा जगदेव बाबू कहते थे कि 90% शोषित वंचित समाज के लोग हैं, तो 90% के लिए लोक कल्याण की नीतियाँ चलें, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, एक जैसा शिक्षा मिले। आप कही तो रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कॉलेजियम नहीं होना चाहिए, हाँ, और इस देश में पिछड़ों का आरक्षण 52% होना चाहिए, 52% आबादी के अनुसार होना चाहिए, हाँ, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन कौन सुन रहा है आपकी? कोई सुन रहा है?
तमाम सामाजिक हजारों लाखों बाबा साहब के नाम पर, फूले जी के नाम पर, साहू जी महाराज के नाम पर, शिवाजी के नाम पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, तमाम लोगों के नाम पर तमाम संगठन हैं। रात दिन वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, यूट्यूब पर अपना बातें भी डाल रहे हैं, तमाम बातें लिख रहे हैं, लेकिन इन लिखने पढ़ने से क्या हो जाएगा? क्या भाई, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढंग से आप पार्टी बनाइए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाइए। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी का यही अर्थ होता है कि हर जात बिरादरी का आदमी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और कैसे होगा भाई? सीधी सी बात है कि उसमें कार्यकाल निर्धारित कर दीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने साल के बाद, पूरी ज़िंदगी में होगा ही नहीं, अपने आप बदल जाएगा, अन्य प्रांत का आएगा, अन्य जाति का आएगा, अन्य क्षेत्र का आएगा, राष्ट्रीय चरित्र हो जाएगा, लोकतांत्रिक चरित्र हो जाएगा। तो आप सत्ता में आकर के अपनी नीतियां लागू करिए, आप कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करिए, आप 52% आरक्षण ले लीजिए, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करिए, आप अपने रोजगार की व्यवस्था करिए, आप MSP लागू कर लीजिए, आप किसान के लिए सिंचाई सबकी व्यवस्था करिए, सबके लिए दवाई की व्यवस्था करिए, न्याय की व्यवस्था करिए, समता और सम्मान की व्यवस्था करिए। तमाम बातें होती, मनवादी व्यवस्था मनुष्य में से चली आ रही है भाई। वर्ण जाति आपको समाप्त करना है, आप केंद्र की सत्ता में आइए, पूरे देश के लिए एक कानून बना दीजिए कि भाई अब वर्ण और जाति हिंदू समाज में नहीं होगा। अगर मुस्लिम समाज में 3 तलाक समाप्त किया जा सकता है, तो हिंदू समाज से वर्ण और जाति भी तो समाप्त किया जा सकता है, जो देश को सबसे ज़्यादा लेकिन कैसे करेंगे? चाहिए तो बहुत, लेकिन सारे चाहिए का एक ही निदान है कि आप लोकतांत्रिक पार्टी बनाइए। सर, आपने भी सम्यक पार्टी का गठन किया है, तो उसके क्या सिद्धांत हैं? आपकी पार्टी किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? सम्यक पार्टी का क्या गठन क्यों हुआ है और उसके क्या सिद्धांत हैं? देखिए, हम लोगों के सम्यक पार्टी का मूल उद्देश्य यही है कि शोषित वंचित समाज की एक लोकतांत्रिक पार्टी बने। अब चूँकि हम लोगों के पास इतना संसाधन नहीं है, और आप ये जानते हैं कि समाज में लोग तत्काल एजेंडे पर, तत्काल लाभ पर, तुरंता भोजनालय पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हर समाज में धीरे धीरे हर जात में कुछ दलाल वर्ग, कुछ ठेकेदार, कुछ इस टाइप का पैदा हो जाता है, जो सत्ता में हरदम बना रहना चाहता है। तो उसकी रुचि तो किसी बदलाव की है नहीं। और जिस ढंग से राजनीति बिगड़ गई है, निराशा का वातावरण भी बहुत है। तो ऐसे माहौल में एक नई जमात पैदा करना, नवयुवकों में एक नई दृष्टि पैदा करना, एक नया संगठन राजनीतिक पैदा करना कठिन काम तो है, लेकिन उस कठिन काम में हजारों हमारे नौजवान लगे हुए हैं। और हम लोग सारे वंचित शोषित समाज के बुद्धिजीवियों को यही समझा रहे हैं कि सारे चाहिए का समाधान यही है कि आप सत्ता में आइए और खुद अपना भाग्य का निर्माण करिए। और सत्ता में हम लोग बिना लोकतांत्रिक पार्टी के नहीं आएंगे। उसी एजेंडे को लेकर के सम्यक पार्टी इस देश में आई है, उसी एजेंडे को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ तपेंद्र प्रसाद साक्य जी, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्यक पार्टी के। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन।